Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, faculty of physics PP Savani Center for Excellence. रे ऑप्टिक्स चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं. लास्ट टॉपिक हमने किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल. उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल. ओके, फर्स्ट क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था साइन सी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन म्यू डी या 1 अपॉन म्यू अगर दूसरा मीडियम एयर है तो. और इसमें इस फॉर्मूले से क्लियरली वी कैन सी दैट जो सी का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/म्यू. तो जितनी ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा सी की वैल्यू कम होगी, क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा. ये डायमंड के कंसेप्ट में बहुत काम आता है. अभी आगे मैं डायमंड का पूरा वर्किंग समझाऊंगा, सो वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा. म्यू इज़ हाई देन सी इज़ लेस. तो अगर किसी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वहाँ पर क्रिटिकल एंगल बहुत कम होगा, यानी उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे. ओके, सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रिटिकल एंगल इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ. तो वेवलेंथ ज़्यादा होने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने पर क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है. यानी अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा, कम वेवलेंथ के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा. यानी जो कम वेवलेंथ की लाइट है यानी हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट है उसके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के चांसेस ज़्यादा है. हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी इन कंपेरिजन टू लोअर फ्रिक्वेंसी लाइट. थर्ड, ब्राइटनेस ऑफ डायमंड. अब डायमंड की बात करते हैं. डायमंड के लिए म्यू की वैल्यू हाईएस्ट होती है एंड इट इज़ 2.46. तो इसका मतलब इसके लिए सी की वैल्यू मिनिमम होगी एंड इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ अबाउट 24 डिग्री के आसपास. तो ये मिनिमम वैल्यू है सी के लिए क्रिटिकल एंगल के लिए. यानी डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना इज़ वेरी इजी. तो और इस वजह से डायमंड जो है वो इतना शाइन करता है क्योंकि उसमें अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर ऑब्जेक्ट्स, और इसी वजह से डायमंड इज़ सो फेमस. फोर्थ, ये शाइनिंग वाला कंसेप्ट जो है वो डायमंड के अलावा और बाकी चीज़ों में भी लगता है. जैसे पानी के अंदर एयर बबल भी शाइन करता है और वो शाइन करने की वजह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होती है. यहाँ पे लाइट जब डेंसर मीडियम यानी वाटर से बबल के अंदर यानी एयर में जाने की कोशिश करती है, यहाँ पे एयर होती है, यहाँ पे वाटर, तो वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है. एंड जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इट विल कॉज द बबल टू ब्राइट टू लाइट. सो इसके लिए क्रिटिकल एंगल करीब 48.8 डिग्री के आसपास होना चाहिए. इससे ज़्यादा एंगल पर ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे अकर करता है और जो बबल है वो शाइन करता है. फिफ्थ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और बहुत फेमस एग्जांपल है एंड इट इज़ मिराज. सो मिराज इज़ अ नेचुरल फिनोमेना इन विच, जिसमें एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ. अगर बहुत ड्राई हॉट समर डे है और उस पर आप एक रोड पर हो, रोड बहुत लंबी है, तो बहुत दूर से रोड पर आप चेक करोगे तो ऐसा फील होता है कि रोड पर बहुत दूर जो रोड का सरफेस है वो वहाँ पे पानी बिखरा हुआ है, वहाँ पे पानी फैला हुआ है, वो मूव करता हुआ पानी की तरह मूव करता हुआ दिखाई देता है, राइट. और अगर दूर से कोई व्हीकल आ रहा है तो ऐसा फील होगा कि वो व्हीकल उस पानी से क्रॉस करके आ रहा है. उस व्हीकल की अनक्लियर सी इमेज रोड पे दिखाई देगी जैसे कि पानी के रिफ्लेक्शन में दिखाई देती है. एक एग्जांपल ये. दूसरा एग्जांपल, गर्मी के दिनों में कहीं पर अगर फायर जल रही है तो आप फायर को डायरेक्टली देखोगे तो फायर के ऊपर की जो हवा है उसमें जो पीछे वाली ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज ऐसे मूव करती हुई दिखाई देती है जैसे कि वो लिक्विड में हो. तो ये दोनों फिनोमेना जो हैं और इस टाइप के और भी फिनोमेना हैं जैसे कि रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में ड्यूरिंग डे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो काफ़ी दूर देखने पर ऐसा फील होता है कि वहाँ पे पानी का पॉन्ड है. तो भी सेम रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हमें इसलिए फील होती है बिकॉज ड्यूरिंग हॉट डेज़ जो ग्राउंड होता है वो ज़्यादा गर्म होता है एटमॉस्फेयर से. जो हवा है वो ग्राउंड की वजह से गर्म होती है. तो ग्राउंड क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो ग्राउंड से कनेक्टेड जो लेयर्स हैं हवा की वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाली लेयर्स कम गर्म होती हैं, ठीक है.
और एक कन्वेंशन का फिनोमेना होता है उसमें, जो गर्म चीज़ें हैं वो नीचे से उठ के ऊपर की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो जो नीचे लेयर गर्म हो जाती है ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में वो ज़्यादा गर्म होती है, तो वो ऊपर उठने की कोशिश करती है और ऊपर वाली कंपैरेटिवली ठंडी लेयर नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से हवा का मोशन चलता रहता है। और क्योंकि सारी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से जो लाइट उसमें पास होती है वो बहुत ज़्यादा डेविएट करती है, बहुत ज़्यादा मूव करती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर, और उसकी वजह से जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होके, वो ऑब्जेक्ट हमें मूव करती हुई दिखाई देती है। और ऐसा फिनोमेना हमें जनरली पानी में देखने को मिलता है। सो इस वजह से हमें पानी का एक इल्यूजन होता है। सो इसको हम मिराज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज़, अगर अ फिश और अ डाइवर इन वाटर एट डेप्थ एच, अगर आप पानी के अंदर जाएं और एक पर्टिकुलर डेप्थ पर हों, तो पानी के अंदर से जब आप बाहर देखोगे तो आप पूरा व्यू नहीं देख पाते, आपको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में सारा व्यू दिखाई देता है। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था। वो क्वेश्चन किया था कि एक डेप्थ पे एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, तो ऊपर हमें किस एरिया की प्लेट रखनी होगी उसकी लाइट सोर्स को पूरा कवर करने के लिए। तो उसी का वही सेम डायग्राम है, डायग्राम से समझाता हूँ। तो अगर आप पानी के अंदर हो और पानी के अंदर से बाहर देखने की कोशिश करते हो, तो आपको पूरा व्यू यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। सपोज़ यू आर हेयर, द ऑब्जर्वर इज़ हेयर, और यहाँ से आप बाहर से लाइट को देखना चाहते हो, तो आपको ये मैक्सिमम लिमिट तक लाइट दिखाई देगी जहाँ पे इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल के बराबर है। इससे ज़्यादा पे दिखाई नहीं देगी, बिकॉज वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके साथ हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको सिर्फ इतना व्यू दिखाई देगा सर्कुलर। ओके, सो ये जो, और ये सर्कुलर व्यू होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको हर डायरेक्शन में उतना ही रेडियस तक व्यू दिखाई देगा। तो जो आपका व्यू है वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में फिक्स्ड हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है ये हमने निकाली थी उस क्वेश्चन में। दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। अगर ये एंगल सी है तो ये एंगल भी सी होगा, और यहाँ से अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का म्यू है, तो साइन सी का फॉर्मूला होगा 1/म्यू, और यहाँ से टेन सी इक्वल्स टू होगा आर अपॉन द डेप्थ इज सपोज एच, तो आर अपॉन एच, ठीक है। ओके, अब साइन सी का वैल्यू अगर 1/म्यू है, तो हम यहाँ से टेन सी निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से बेस होगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो टेन सी यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, और ये इक्वल है आर अपॉन एच के। तो यहाँ से उस सर्कल की रेडियस आएगी एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इस रेडियस के सर्कल में हमारा व्यू जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, इससे बाहर की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देंगी। ओके, नेक्स्ट, when a metal ball is coated with a soot, a layer of air is enclosed between the metal ball and the soot. When the ball is immersed in the water, the light passing through the water gets total reflected from the air and makes the surface of the ball shine. तो ये वैसा ही जैसे एयर बबल के साथ होता है। अगर एक बॉल के ऊपर हम एक शूट, जो एक शाइनी सरफेस होता है, उसको लगा के, उसको पेंट करके उसको अंदर वाटर में रखते हैं, तो जो लाइट वाटर से सरफेस तक जाएगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, और उसकी वजह से जो सरफेस है वो शाइन करने लगेगी। तो पानी के अंदर वो चीज़ हमें शाइन करती हुई दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट, शाइनिंग ऑफ डायमंड इज़ रिड्यूस्ड इफ़ इट इज़ डिप्ड इन ट्रांसपेरेंट ऑयल। अगर हम, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस उतने ज़्यादा हाई होते हैं जितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है बिटवीन टू मीडियम्स, डेंसर और रेयर मीडियम। तो जो सबसे रेयर मीडियम हम अज्यूम कर सकते हैं अर्थ पर, वो हवा है। तो एयर अगर दूसरा मीडियम है तो सबसे ज़्यादा चांस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के। अगर एयर की जगह हम कोई दूसरा मीडियम ले लेते हैं तो उतने ज़्यादा चांसेस जो है वो कम होते जाएंगे। तो डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा शाइन करेगा हवा में, और उसको अगर हम किसी और मीडियम में डाल देंगे तो उसकी शाइनिंग कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एक डिवाइस है जिसको काफ़ी यूज़ किया जाता है आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी में। डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल फाइबर्स, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करती हैं। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है और इस पर 3 लेयर्स होती हैं। वन लेयर इज़ दिस,
एंड दिस इज़ द अदर लेयर. ओके, जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं कवर. ये कवर है लाइट ऑप्टिकल फाइबर का. And the second layer beneath the cover is called cladding. This is cladding. And the most internal part is called core. ओके, तो यहाँ पे ये 3 डिफरेंट मटेरियल से ऐसे बने होते हैं. कवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कोर एंड क्लैडिंग. तो क्या हम यहाँ पे कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हाई लेते हैं इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग. ओके, और फिर हम यहाँ पे लाइट को एंटर कराते हैं क्रिटिकल एंगल पर, जो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर. तो यहाँ पे आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है. तो जब ये अंदर जाता है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगता है, यानी जो लाइट है वो ट्रैप हो जाती है. यहाँ पे लाइट पर जब भी रिफ्लेक्शन होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पर होगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, जिसकी वजह से ये लाइट ट्रैप हो जाती है. अब इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और फिर उससे हम जो भी सारी डिवाइसेस हैं, कई सारी टाइप की डिवाइसेस यहाँ से बना सकते हैं. तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो डिवाइस है वो कई सारी चीज़ों में यूज़ होती है. इंटरनेट ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ होती है आजकल, ब्रॉडबैंड वगैरह के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और एंडोस्कोपी जो की जाती है मेडिकल सर्जरी में या मेडिकल डायग्नोसिस में, उसमें भी यूज़ होती है. तो इट इज़ अ डिवाइस, बेसिकली इट इज़ डिवाइस बेस्ड ऑन total internal reflection by which signals may be transferred from one location to another. It is a very thin fiber made of plastic or glass, any type of transparent material, in which light enters at one end and leaves at the other end. बीच में कहीं से नहीं निकल सकती. जहाँ से ओपन एंड है एंट्री, वहाँ से जाएगी, और जहाँ से वो क्लोज हो रहा है और उस एंड से बाहर निकलेगी. बीच में से कहीं से वो बाहर नहीं निकल सकती, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. Okay, and the fiber works even if it is bent or twisted. अगर इसको हम बेंड कर दें, ट्विस्ट कर दें, कैसा भी रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लाइट जो है वो अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रही है, तो बाहर की शेप से वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है. और इसका थिकनेस जो होता है बहुत कम होता है इस फाइबर का. इट इज़ अबाउट एज थिक एज ह्यूमन हेयर. यानी इन माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर बेसिकली. और इसके यूजेस काफ़ी हैं. इनको यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए, एंडोस्कोपी एंड सो ऑन. ओके, नेक्स्ट topic is total internal reflection in nature and its technological applications. फर्स्ट, प्रिज्म को हम यूज़ करके लाइट डेविएट करने वाले डिवाइसेस बना सकते हैं, जिससे हम लाइट
की डायरेक्शन को 180 डिग्री, 90 डिग्री या किसी और एंगल पर डेविएट कर सकते हैं। For example, if we need to deviate light by 90 degree, we will have a prism like this. यहाँ पर लाइट इस साइड से आके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी और यहाँ से निकल जाएगी, तो लाइट में 90 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। एंड इफ़ वी नीड टू डेविएट इट बाय 180 डिग्री, तो हम प्रिज्म को इस टाइप से रखेंगे। एंड यहाँ पर लाइट विल गो लाइक दिस। तो यहाँ पर 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा कई और वर्जन इसके बना सकते हैं फॉर द डिफरेंट मीडियम रिक्वायर्ड। जैसे भी हमें डेविएशन चाहिए उसके हिसाब से कई सारे इसके वर्जन्स बन सकते हैं। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन इज़ ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैंने सारी चीज़ें अभी बता दी हैं, वो भी इसकी एप्लीकेशन में आएगा। थर्ड मिराज के बारे में बता चुका हूँ मैं। एंड फोर्थ डायमंड के बारे में मैंने मेंशन कर दिया। ओके, ये एप्लीकेशंस हैं और नेचुरल फिनोमेना रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज़ अ रे ऑफ लाइट incident on the horizontal surface of glass slab at 70 degree just grazes the adjacent vertical surface after refraction. Full stop. Compute critical angle and refractive index. The value of sine 70 degree is 0.9397 and sine 46 degree 47 minutes is 0.787289। ये यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ होंगी क्वेश्चन में, इसलिए हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। ओके, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब एट 70 डिग्री। तो ये ग्लास स्लैब है, यहाँ पर ये नॉर्मल एंड लाइट फॉल्स एट 90 डिग्री 70 डिग्री। और ठीक है, अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ग्लास स्लैब एट 70 डिग्री जस्ट ग्रेजेस फ्रॉम द एडजेसेंट वर्टिकल सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और इसके बाद ये इस सरफेस से जस्ट बाहर ग्रेज करती है। जस्ट बाहर निकलने का मतलब हुआ, ग्रेज का मतलब बाहर निकलती है, लेकिन जस्ट बाहर निकल रही है, इसका मतलब इट इज़ गोइंग लाइक दिस। ओके, तो यानी ये 90 डिग्री एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल है। ओके, एंड दिस इज़ रिफ्रैक्शन एंगल आर। तो ये डिटेल्स अपने को दी हुई हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, पहले फर्स्ट केस के लिए, फिर सेकंड केस के लिए लगाएंगे।
तो फर्स्ट केस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो म्यू, ये म्यू है। ओके, साइन 70 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 0.9397 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू, इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरे पॉइंट के लिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो यहाँ पर आएगा साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, क्योंकि यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है तो 1 अपॉन म्यू आएगा। ओके, तो साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ओके, नाउ दिस एंगल विल बी आर, दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आर प्लस सी इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री, यानी आर इक्वल्स टू 90 माइनस सी। ये वैल्यू प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 9397 डिवाइड बाय साइन 90 माइनस सी इक्वल्स टू म्यू। ओके, सो ये हो गया 0.9397 डिवाइड बाय कॉस सी इक्वल्स टू म्यू। इसका रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस सी डिवाइड बाय 0.9397 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेट कर देते हैं, दोनों में 1 अपॉन म्यू आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी इक्वल्स टू कॉस सी डिवाइडेड बाय 0.9397। सो ये हो गया टेन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.9397। ओके, यहाँ से अब सॉल्व करना है अपने को, क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा इसका 1 अपॉन 0.9397, इट विल बी 1 डिवाइड बाय 0.9397, it will be 1.0642। ओके, अब इसका हमें tan इन्वर्स करना है, सो इसका tan इन्वर्स होगा, tan इन्वर्स से सॉल्व, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका tan इन्वर्स सॉल्व करके आएगा 46 डिग्री 47 मिनट्स। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, यहाँ पे कैलसी से हम चेक कर सकते हैं इसे। ओके, या अगर नहीं कैलसी यूज़ कर सकते तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी, इसलिए दी हुई है, तो वो वैल्यू साइन में है, तो अगर इसको हम 10 को साइन में कन्वर्ट कर दें तो वैल्यू आ सकती है अपने पास। तो 10 को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन सी अपॉन कॉस सी, ये 10 सी होता है। ओके, तो या सिंपली ऐसे कर देते हैं, साइन 10 सी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और बेस है 1, तो यहाँ से हाइपोटेनस हो जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर यानी 1.0642 स्क्वायर्ड प्लस बेस स्क्वायर 1, तो यहाँ से हाइपोटेनस सॉल्व करके आ जाएगा, वहाँ से फिर हमारे पास साइन सी आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास यही आएगी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 0.7289। सो वहाँ से सी की वैल्यू 46 डिग्री 47 मिनट आ जाएगी। दिस इज़ आवर आंसर फॉर क्रिटिकल एंगल। नाउ साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू ऑल्सो, तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी, और साइन सी की वैल्यू आई थी 0.7289, तो इसका डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ द सेकेंड आंसर। ओके, तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी थी, क्रिटिकल एंगल और सॉलिड एंगल, दोनों हो गए। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों आंसर्स आ गए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंसेज, ओके। सो पहले हम देखते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। बाय द वे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आगे के जो डेरिवेशंस आएंगे उनको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ओके। तो सपोज़ हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ से ये दूसरा मीडियम है और इसके पहले पहला मीडियम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 सपोज़। ओके, नाउ इसके मिड पॉइंट को पोल बोलते हैं हम, तो ये पोल है और इससे जो लाइन गुजरेगी इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है,
तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट्स जाएंगी दे विल डेविएट टू फॉर्म एन इमेज। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन से लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो लाइट कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ जाएगी और सिमेट्रिकली ये लाइट भी इधर जाएगी। और तीसरी लाइट ये पोल से गुजर रही है, जो पोल से गुजरेगी इट विल गो एग्जैक्टली लाइक इट, उसमें कोई डेविएशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 0 होगी और रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा तो कोई डेविएशन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर सारी क्रॉस हो रही हैं तो ये इमेज फॉर्म करेगी और ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये यू की वैल्यू है एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, ये इमेज हो गई। ओके नाउ अगर ये ओ पॉइंट फोकस पर रखा हो, अगर ये ओ पॉइंट फोकस पर रखा हुआ है तो फोकस का कनेक्शन हमें पता है ऑलरेडी किससे होता है, इन्फिनिटी। तो उससे जो इमेज बनेगी इन्फिनिटी होगी, यानी उससे जो रेज जाएंगी दोज विल बी पैरेलल। तो अगर ये एफ पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो यहाँ से लाइट जो भी जाएगी इट विल गो एज पैरेलल सो दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो v की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगी और ये u की वैल्यू यहाँ पे f के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। ओके तो ऐसे स्फेरिकल सरफेस दी हुई है तो उससे इस टाइप का डेविएशन होगा। ना इसको प्रॉपरली इसका फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। जैसे हमने मिरर फार्मूला निकाला था वैसे यहाँ पे हम ये लेंस के लिए फार्मूला निकालेंगे बाद में, अभी सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, यानी स्फेरिकल सरफेस के लिए। सो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, बाहर की तरफ बल्ज आउट है तो कॉन्वेक्स सरफेस होगी, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके सो ये कॉन्वेक्स सरफेस, दिस इज़ द अदर मीडियम ग्लास, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज μ2 और यहाँ पर है μ1। ये डेंसर है ऑब्वियसली ग्लास टाइप और ये रेयर है मोस्ट कॉमनली एयर। ये मिड पॉइंट पी पोल और ये इससे गुजरने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके नाउ वी हैव एन ऑब्जेक्ट हेयर, ऑब्जेक्ट से लाइन light ray is passing and pointing at falling at point A on the refractive surface, और यहाँ से ये डेविट होगी थोड़ा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करके इधर जाएगी। सपोज़ ये इमेज फॉर्म कर रही है इस पॉइंट पर, ये नॉर्मल है। ओके सो ये पॉइंट हो गया इमेज का आई। ओके एंड ये जो नॉर्मल है इसको हम आगे मैच कराएंगे तो ये किधर मैच करेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैच करेगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाता है, दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन सरफेस पर टच होगी वो परपेंडिकुलर टच होती है रेडियस जैसे, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करेगी। ओके नाउ एक ये ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इट इज़ सपोज बी। ओके ये हो गया एंड दिस वाज पी पॉइंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये सरफेस का साइज बहुत छोटा हम अज्यूम कर रहे हैं, surface is small, so PB is negligible, PB is negligible, hence AP is almost equals to AB. Okay now कुछ एंगल्स ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज दिस एंगल इज़ अल्फ़ा जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है, एंड जो इमेज के साथ एंगल बन रहा है दैट इज़ बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल बन रहा है इट इज़ गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। ओके ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से ये u होती है एंड ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस पोल से इट इज़ v। ओके नाउ ट्राइंगल OAC और ACI चेक करते हैं। ट्राइंगल OAC, ट्राइंगल OAC में अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा और गामा का कनेक्शन क्या होगा ये हमें देखना है। ओके यहाँ पे हमें ये एंगल और चाहिए होगा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल। तो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पे ये I और ये रिफ्रैक्शन एंगल है R, रिफ्रैक्शन एंगल इज़ R। ओके ये रिफ्रैक्शन एंगल R है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस R, 90 माइनस R। ओके एंड 90 और ये वाला एंगल होगा 90 माइनस I, 90 माइनस I,
ओके ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ओ ए सी चेक करते हैं। ट्राइंगल ओ ए सी में तीन थीटा थीटा वन ओ ए सी ओके वेट, यहाँ पे ओ ए सी में 90 माइनस आर, इसको हटाते हैं। ओ ए सी में ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल आई है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये 180 माइनस आई होगा, 180 माइनस आई। ओके, इस तरह ले लेते हैं। तो फिर ट्राइंगल ओ ए सी में तीनों एंगल्स, ट्राइंगल बन रहा है ये, तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यानी एल्फ़ा प्लस 180 माइनस आई प्लस गामा इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आ जाएगा एल्फ़ा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें बीटा के लिए वैल्यू चाहिए, यानी आर के लिए रिफ्रैक्शन एंगल वाला वैल्यू चाहिए। तो रिफ्रैक्शन एंगल के लिए क्या ट्राइंगल हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ट्राइंगल ले सकते हैं ए सी आई। तो इन ट्राइंगल ए सी आई, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है और तीनों एंगल्स का सम उसमें 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो एंगल्स तो हमें दिख रहे हैं क्लियरली, बीटा और आर। तीसरा एंगल होगा ये होगा ऑब्वियसली 180 माइनस गामा। सो यहाँ पर 180 माइनस गामा प्लस बीटा प्लस आर इक्वल्स टू होगा 180। सो यहाँ से आर इक्वल्स टू आ गया गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ। जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। सो बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, लाइट यहाँ पे जा रही है 1 से 2 में, तो यहाँ पर आएगा म्यू टू 1। ओके, तो ये हो गया म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, और साइन आई हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में, इट इज़ एल्फ़ा प्लस गामा, तो ये हो गया एल्फ़ा प्लस गामा साइन, एंड डिवाइडेड बाय साइन आर इज़ गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1, इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस डेरिवेशन, एंड दैट इज़ यहाँ पर जितने भी एंगल्स यूज़ हुए हैं सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं, यानी ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। ये हैं एल्फ़ा, बीटा, गामा, आई एंड आर। सो सबके केस में साइन थीटा थीटा के इक्वल होगा, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा, साइन थीटा यहाँ पे थीटा के इक्वल होगा। ओके, तो और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पे टेन अल्फ़ा निकालें और टेन बीटा और टेन गामा ऐसे करके, तो ट्राइंगल में देखो टेन अल्फ़ा क्या आएगा, टेन अल्फ़ा आएगा ए बी अपॉन बी ओ, टेन अल्फ़ा आएगा ए बी अपॉन बी ओ। ऐसे टेन बीटा आएगा ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई, एंड टेन गामा विल बी, टेन गामा इज ए बी अपॉन बी सी। ओके, नाउ बी ओ कितना है, बी ओ पी ओ के इक्वल होगा ऑलमोस्ट, बी ओ जो है पी ओ के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, यानी यू के बराबर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी ओ यानी इक्वल्स टू यू। सो और टेन अल्फ़ा के इक्वल होगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया ए बी अपॉन यू, और ए बी को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सपोज यहाँ पे एच है, तो ये एच अपॉन यू हो गया। ऐसे ही बी आई कितना होगा, बी आई ऑलमोस्ट इक्वल है पी आई के और पी आई इक्वल है वी के, तो बी आई इक्वल्स टू पी आई एंड दैट इज़ इक्वल्स टू वी। सो ये हो गया बीटा इक्वल्स टू एच अपॉन वी। नाउ लास्ट बचा गामा, तो गामा इक्वल्स टू एच अपॉन बी सी क्या है, बी सी इक्वल होगा बी आई माइनस सी आई, नहीं बी सी, अच्छा ओके, बी सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे बी सी हो गया आर के बराबर, और आर इक्वल्स टू 2f होता है, तो आर की जगह 2f लगा देते हैं, तो ये हो गया एच अपॉन 2f, या आर ही रहने दो जैसे करना चाहें, तो चलो अभी आर ही रहने देते हैं। ओके, अब ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी साइन एल्फ़ा प्लस गामा, तो एल्फ़ा था एच अपॉन यू, गामा है एच अपॉन आर, डिवाइडेड बाय साइन गामा माइनस बीटा, साइन गामा विच इज़ एच अपॉन आर माइनस बीटा विच इज़ एच अपॉन वी, इक्वल्स टू म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1। ओके,
तो यहाँ से फिर आएगा अपने पास, हाँ, और क्योंकि साइन ये सारे एंगल्स भी बहुत छोटे हैं तो यहाँ पे ये साइन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी ये साइन जो भी लिखा हुआ है यहाँ से इसमें सिर्फ एंगल बचेगा, तो एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन आर डिवाइडेड बाय एच अपॉन आर माइनस एच अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सो ये होगा 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन आर डिवाइडेड बाय एच 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी, कैंसल आउट। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो गया म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन आर। ओके, नाउ आर को एक साइड ले जाते हैं, बाकी सबको एक साइड, तो ये हो गया म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू। ओके, होल्ड ऑन, ओके, ओके, तो यहाँ से फाइनली अपने पास आ गया 1 अपॉन आर कॉमन, तो ये हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी प्लस म्यू वन अपॉन यू। ओके, तो ये फॉर्मूला आ गया। नाउ हमने जो साइन कन्वेंशन पहले पढ़ा हुआ था वही यहाँ पे लगेगा। इसमें देखो u जो है वो लेफ़्ट साइड में है, u लेफ़्ट साइड में है, और v और r राइट साइड में है, दिस इज़ r। तो यहाँ पे v पॉजिटिव होगा एंड r पॉजिटिव होगा और u यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो हम u की जगह पे नेगेटिव लगा देंगे, बाकी जगह पे पॉजिटिव रहेगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन r इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा इस पूरे केस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे के हर डेरिवेशन में काम आएगा और इस पर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पर, तो याद रखना है इस फॉर्मूले को। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में म्यू टू माइनस म्यू वन आ रहा है, तो डायग्राम से कंपेयर करो इसे। डायग्राम में जो लाइट जा रही थी वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, 1 से 2 पे जा रही थी। तो लाइट अगर 1 से 2 पे जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, 2 की तरफ है, तो यहाँ पे म्यू टू अपॉन म्यू वन आर आएगा। और ऑब्जेक्ट रखी हुई थी 1 साइड में, तो ऑब्जेक्ट के साथ म्यू वन आएगा, और इमेज रखी हुई थी 2 साइड में, तो इमेज के साथ म्यू टू आएगा। इस तरह से इसे याद करना पड़ेगा, जितना ये क्लियरली याद होगा उतना अच्छा होगा क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।